गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है वो अपने कॉलेज में रैगिंग ले लेती है। और वो रैगिंग सिर्फ मजाक मजाक में लेती है, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता उस लड़की को हर्ट करने का। लेकिन वो जिस लड़के को बोलती है प्रपोज करने को, उसके फ्रेंड सर्कल जो बोलते हैं, वो लड़का उससे ज़्यादा ही चेप हो रहा था और बदतमीजी पे उतर जाता है। वहाँ पर आरोही से ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती है और आरोही अपना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चली जाती है। हालांकि उसका प्रोटेक्ट करना उसको इतना भारी पड़ जाता है कि उससे वो जो कॉलेज की जो जॉब मिल रही रहती है प्रोफेसर, वो छिन जाती है, क्योंकि जिस लड़के को उसने जाकर ये बातें सुनाई रहती है वो प्रिंसिपल का बेटा रहता है। प्रिंसिपल का बेटा की जो इंटेंशंस रहती है वो आरोही को हटाने की रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि आरोही जब तक यहाँ रहेगी तो वो वंशिका को उसका होने ही नहीं देगी। क्योंकि वंशिका के टाइम पे भी मतलब वो वंशिका का थोड़ा सा साइड ले रही थी और वंशिका उसका साइड ले रही थी, जो उसे देख के लगता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि आरोही अपने जो निकिता रहती है, जो मतलब बच्ची रहती है जिसको पहले ट्यूशन देती थी 12th स्टैंडर्ड पे, अब वो उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब उसके पास जॉब नहीं रहती है और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है उससे। और इस वजह से वो कुछ भी नहीं करती है और वो सोचती है कि अभी कुछ जवाब देना भी सही नहीं है, और वो चुपचाप वो जॉब ले लेती है। दूसरी तरफ हमारी वंशिका रहती है, वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी रहती है। तब वहाँ पर पता चलता है कि वंशिका की और उसके डैड की बनती नहीं है। जहाँ पर उसके डैड बहुत अलग सोच रखते हैं, वहाँ पे वंशिका बहुत अलग रखती है। अब उसके आगे उसके डैड वहाँ पर सीधे सीधे कह देते हैं कि तुम्हें हमारे फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो उसे बोलती है, पर डैड मुझे भी आगे जाकर ये फैमिली बिजनेस को हैंड ओवर करना है। तो उसे बोलती कि क्या हैंड ओवर करना है तुम्हें, ये जो है कुछ हैंड ओवर नहीं करना है। तुम अपनी लाइफ में इंजॉय करो, मस्ती करो, जो करना है। तुम्हें किस चीज़ के लिए मना किया है? सारे शौहरत ऐशो आराम तो दिए हुए हैं, बस उसको लेओ, मज़ा करो। कल जाके तुम्हारी एक अच्छे से हम एक अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करा देंगे और फिर वहाँ पर जाके तुम उसके घर पे आराम से रहना और सब कुछ नॉर्मली तरीके से हो जाएगा। तभी यहाँ पर वंशिका कहती है, सॉरी डैड, मैं वंशिका महाजन हूँ, महाजन ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की एक लौती बेटी, जहाँ पर यहाँ पे हमेशा से लड़कों ने जन्म दिया है, जहाँ पे आपके पूरे वंश को लड़कों ने बनाया है, वहाँ पर मैंने जन्म लिया है। और आपकी 3 पीढ़ियों तक अभी तक कोई भी लड़की वहाँ पर आई नहीं है, मैं आई हूँ। और आपको ऐसा क्या है? तो उसे कहते हैं, हाँ तो आई हो तो क्या हुआ, इसी बात पे तो हमें बहुत गर्व है, हम तुम्हें इसी बात पे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए हम तुम्हारे लिए जो कुछ करना चाहें हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे बिजनेस से इन्वॉल्व हो। तभी वहाँ पर उसके भाई लोग आके बैठ जाते हैं, उसके भाई आके बोलते हैं, डैड क्या आप भी पुरानी सोच को लेके बैठे हो? वंशिका का दिमाग बहुत अच्छा है, वंशिका अपने बिजनेस थॉट से बहुत अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है डैड उसे एक बार मौका अच्छे से देना चाहिए। हम उसको मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और उसके आइडियाज़ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसको अलाउ करना चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे से आगे तक बढ़ सके। तब वो अपने भाई की तरफ एकदम से इशारों में कहती है, थैंक यू। तभी उसके डैड बोलते हैं, नहीं, हमारे हमारे महाजन ग्रुप में हमेशा से लड़कियां नहीं इन्वॉल्व हुई हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तभी वो उसे कहते हैं कि नहीं, महाजन ग्रुप में हमेशा से लड़के ही लोग काम करें और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी यहाँ पे 3 पीढ़ियों के बाद पैदा हुई है, उसको जो करना है करे, वो ऐशो आराम करे। क्यों बिजनेस इन्वॉल्व होना है? बिजनेस का टेंशन क्यों लेना है? तुम्हें जो कुछ चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। तुम्हारे भाई लोग ज़्यादा कमाते हैं, तुम जो बोलोगी चाहिए, बट बिजनेस नहीं। तभी वो अपने डाइनिंग टेबल से उठती है और हाथ पे एकदम से मारते हुए कहती है कि डैड मेरे को किसी भी हालत में करना है, मैं मेरे नॉलेज का इन सब का चीज़ों का ऐसे वेस्ट होने नहीं दूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी यूजलेस लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ बाकी लड़कियों की तरह, कि बस मैं यहाँ पर आऊँ, खाऊं पीऊं ऐश करूं और एक बिना ब्रेन वाली लड़कियों की तरह बस एक फैशन क्वीन बनते जीऊं। मुझे नहीं है ये सब पसंद, मैं ये सब चीज़ों पे करूँगी। तब इसके डैड बोलते हैं, तुम क्या बोल रही हो?
कि अपनी जीवन को अच्छे से करना है, थोड़ा सा ब्रेन के साथ जीना है। तुम्हारे परसेंटेज लास्ट टाइम कितने थे? तो उसे बोलती है कि डैड उससे क्या लेना देना। तो उसे बोलती है क्यों नहीं, बताओ मुझे। तो वो बोलती है 40%। ओह, तो मतलब तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दिमाग है। तुमने कहा ना कि ब्रेनलेस तरीके से नहीं जीना है मुझे, बाकी लड़कियों की तरह मेकअप वगैरह नहीं करना। मत करो मेकअप वगैरह, लेकिन ये मजाक भी तो मत बनाओ कि तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। हाँ, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे लास्ट टाइम कब अच्छे परसेंटेज बने थे तुम्हें पता भी है? पास तो तुम ऐसे गिर गिरते हुए होती हो, और तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस हैंडल करोगी। बिजनेस में एक या दो आइडिया देने से बिजनेस कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने लग जाता है। शायद तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता हो। तभी वो कहती है डैड, मेरे को इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकती हूँ। और ये बात पे वो बोलने लगती है। तभी उसे डैड बोलते हैं कि जब तक तुम एक अच्छे मार्क्स ला नहीं सकती हो, और जब तक तुम मुझे ये दिखा नहीं सकती हो कि तुम एक अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकती हो, तब तक मैं तुम्हें बिजनेस में आने भी नहीं दूंगा। और हाँ, बिजनेस में इन्वॉल्व इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आते हैं तुम्हारे फाइनल्स ईयर पे, तो मैं सोचूंगा। और अगर तुम एमबीए पूरा अच्छे से कंप्लीट करती हो, उसके बाद तुम्हें बिजनेस में पूरे तरीके से हैंड ओवर करूंगा। तभी उसे कहती है मतलब आप, मैं जब अगर एमबीए में अच्छे परसेंटेज लेकर आऊंगी तो आप मुझे बिजनेस हैंड ओवर कर दोगे, ये कहना चाहते हो? तो उसे कहते हैं कि एग्जैक्टली, लेकिन तुम्हारे इंजीनियरिंग में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो उससे मैं तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व होने के चांसेस दूंगा। तुम अपने भाई के साथ बैठ के बिजनेस के आइडियाज़ उसके साथ शेयर कर सकती हो। अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो सोचेगा, और आगे जाकर अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो ये सब डिसाइड करेगा। तुम बिजनेस में आ सकती हो अगर इंजीनियरिंग में तुमने अच्छे परसेंटेज लेकर आई, और तुम्हारे परसेंटेज यहाँ पर मुझे ये बताएंगे कि तुम कैपेबल हो कि नहीं। डू यू गेट दैट? तभी वहाँ पे उसे बोलते ओके, डन। सोच समझ के बोलो वंशिका, क्योंकि महाजन कभी भी अपनी बातों से पलटते नहीं हैं। और तुम्हारे डैड को अगर तुमने मार्क्स अच्छे लाकर नहीं दिए, जितने परसेंटेज मुझे चाहिए, पहले परसेंटेज तो सुन लो। तभी अपने डैड को बोलती बताइए। 80%। तो कहती डैड ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? तो कहते एग्जैक्टली ये ज़्यादा ही है। तुम्हारे ब्रदर ने 95% लेकर आए थे, तुम्हारा दूसरा ब्रदर 90% लेकर आया था अपने इंजीनियरिंग में। देन मैंने उन लोगों को अपने बिजनेस को हैंड ओवर किया था। तुम्हारे साथ तो मैं बहुत ज़्यादा लीनियर आ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 80% बोल रहा हूँ। उनके ऊपर तो ज़्यादा टारगेट्स आए थे। तुम लड़की हो और तुम्हारी मेरी लाडली हो, इसलिए मैं तुम्हें परसेंटेज के लिए कम बोल रहा हूँ। बट अगर तुम इतने लेकर आती हो तो तुम अपने डैड के साथ इन्वॉल्व होती हो। और अगर एमबीए की डिग्री तुमने ऑनर्स से करी है, मतलब 80% तुम्हारी एमबीए की डिग्री में होते हैं, तो तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। डन। अब बात से पलटना मत, क्योंकि महाजन अपने बात से नहीं पलटते हैं। वंशिका वहां पे खड़े होके बोलती है ओके डैड, डन। तभी उसके ब्रदर कहते हैं वंशिका, आस्क समथिंग एल्स। तो कहती है कि नहीं ब्रदर, मैं कर लूँगी, मुझे अपने आप पे भरोसा है। तो उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं कभी कभार भरोसा ही ले डूबता है, बट अगर तुम्हें इतना ज़्यादा ही भरोसा है तो ठीक है, तुम करके दिखाओ। और अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पाई तो उसके बाद ना, तुम ये जो सपने देख रही हो ये सब चीज़ों करने के, ये सब तुम भूल जाओगी। याद रखना, इसके बाद ये चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखना। तभी वो कहती है ओके डैड, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। तो उसके डैड बोलते हैं श्योर, देन गो अहेड। और ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। अब वो अपने रूम पर जाती है तो कम से कम ये सोचने लगती है या अल्लाह, मतलब ऐसे बोलती है भगवान, मैंने इतने अच्छे से चैलेंज को तो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे किसी की वाइफ नहीं बनना है, और पैसा खर्च करने के लिए मुझे किसी के तलवे नहीं चाटने हैं। मुझे मेरे नॉलेज को सही जगह करना है। और डैड ने इतनी बड़ी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी। हालांकि कैसे लाऊंगी मैं यार? और वो ये सोच ही रहती है।
बट वो सोचती है इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। तो सोचती है कि चलो देखेंगे तब का तब, अभी तो रात है बहुत अच्छे से, मैं काम क्यों नहीं करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। जैसी रात को ना वंशिका यहाँ पर सोने के लिए बैठती है, तभी उसको ना एकदम से जैसे वो आंखें बंद करती है तो उसे ना आरोही का चेहरा दिख रहा रहता है। आरोही का चेहरा अब वो उसके सामने ना, मतलब कहते हैं ना कि जब आप दूर से देखते हो तो सिर्फ आपको इंसान का चेहरे के साथ उसकी बॉडी और उसके गैस्चर्स सब दिख रहे रहते हैं, लेकिन जब उसके पास आकर देते हो तो चेहरे पे जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो दिख रहे रहते हैं। आरोही के माइंड में एक अजीब सी पिक चल रही रहती है, और जैसी वो उस लड़की को देखती है उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है और उसे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लग जाती है, और यहाँ पे आरोही के एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा बोल्ड थे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी और उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा बोल्ड चल रहे थे। तो उसको वहाँ से अपने नींद से उठ के बोलते, हे भगवान, मुझे यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि मैं अपने 80% कैसे लेकर आऊँ, और मैं यहाँ क्या सोच रही हूँ वो लड़की के बारे में। should that girl is really matter to me? No, 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 it's not like that. और ऐसे करके वो अपनी नींद को इधर उधर करती, तभी वहाँ पे उसको निकिता का मैसेज आता है। तभी निकिता बोलती है कि तभी वो निकिता के मैसेज को बोलती है कि हाय। तो उसे बोलते है कि क्या चल रहा है, तो उसे बोलती है कुछ नहीं यार, बस बैठी हुई हूँ, डैड के साथ थोड़ा सा बात हुई तो पंगा हो चुका है। तो उसे कहती है कि अच्छा अब क्या पंगा करके बैठी है तू। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, डैड ने मुझे इतने अच्छे से बोला है कि मैं उनके बिजनेस में आ सकती हूँ पूरे तरीके से, लेकिन बस प्रॉब्लम ऐसी है कि उनके बिजनेस में आने के लिए मुझे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे परसेंटेज अच्छे से लेते हुए आने। तो उसे बोलती है कि कितने परसेंटेज बोले हैं। तभी वो कहते हैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़े ही हैं। तभी वो बोलती है थोड़े कितने हैं, तो उसे बता देती है 80%। तो यहाँ पे निकिता हंसने लगती है और हंसते हुए बोलने लगती है 80% बस, डैड से ये क्यों नहीं बोला कि पापा मैं तो 90% तक भी ला सकती हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे में तो कैपेबिलिटी 90% लाने की है। तभी वो बोलती है कि तू मेरा मजाक उड़ाना बंद करेगी। तो कहती है कि यार तेरे डैड ने ये जो तेरे ऊपर चैलेंज दिया है ना, वो इम्पॉसिबल चैलेंज दिया है, रहने दे, अच्छी खासी लाइफ जी रही है, छोड़ दे। उसे बोलती है छोड़ूंगी तो नहीं, मैं अपने बिजनेस को हैंड ओवर करूंगी, और मुझे पता है कि बिजनेस को मैं बहुत आगे तक ले जा सकती हूँ, और मेरे ब्रदर्स को भी मेरे पे विश्वास है। तुम्हें पता है मेरे ब्रदर्स मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी रखते हैं। तो उसे कहते हैं वो तेरे को छोटी बहन समझ के प्यार करते हैं। वैसे तेरे भाई तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है यार, देखा है मैंने, खासकर तेरा छोटे वाला, वो तेरे रौनक महाजन ब्रदर है ना। तो कहती है तुझे मेरे भाई पे बड़ा क्रश है। तो वो कहती है यार वो है भी थोड़े लायक। तो उसे बोलती है चल ये सब बकवास मत कर, मुझे सोचने दे मार्क्स कैसे लाने, कहाँ अच्छे लाने हैं। तभी उसे बोलती है कि मार्क्स अच्छे लाने के लिए हमें एक अच्छी कोचिंग क्लासेस ढूंढनी चाहिए। कल अपन चलते हैं, कोई अच्छी कोचिंग क्लासेस ढूंढेंगे, और एक अच्छी कोचिंग क्लासेस ढूंढने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे, और हमें जब अच्छी कोचिंग क्लासेस मिल जाएगी तो हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे। वो कहती है हाँ आइडिया बुरा नहीं है, सोचते हैं इस बारे में। और ये बोलकर वहाँ पे फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ जो आरोही रहती है वो अपने रूम पर जाती है, आराम से शांति से बैठती है और सोच ही रहती है कि अब क्या करना है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है दीदी इतना क्या सोचना है, आपने अब एडमिशन के लिए मतलब इतने अच्छे से हाथों, मतलब वो निकिता दीदी को पढ़ाना स्टार्ट तो कर दिया है। तो तभी वो उसे बोलती है कि छोटी, मुझे प्रोफेसर बनना है, ना कि मुझे प्रोफेसर बनना है। ये ट्यूशन क्लासेस कब तक मैं करूँगी, पर मेरे जब भी कोई चीज़ का एम होता है ये चीज़ें मुझसे छिनती जा रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब की वजह क्या है। पिछली बार वो जगह अच्छी नहीं थी, इस बार वो प्रिंसिपल के शायद से बेटे के साथ मैंने ये किया। क्या मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। बड़ी बहन होने के हिसाब से मुझे अपने फ़र्ज़ को तो अच्छे से निभाना ही है, बट उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें हैं कि अपने ड्रीम्स को भी जीना है, और इन सब में
मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो वो कहती है दीदी आप बोलते हो ना कि अगर मेहनत करो तो सब कुछ पॉसिबल है, तो आप अगर मेहनत करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। तो उससे कहती है मेरा डायलॉग मुझे ही मार रही हो, देखते हैं, चलो रात बहुत हो गई है तुम सो जाओ। तो वो कहती है जी दीदी। ऐसे करके ये लोग रात को सो जाते हैं। आरोही जो होती है वो बाहर चली जाती है विंडो की तरफ, एक वहाँ बैठ के वो बाहर लोगों को देख रही रहती है। हालांकि वो यही सोच रही रहती है कि उसके प्रोफेसर बनने का सपना कब पूरा होगा, कब उसकी किस्मत एक रंग लाएगी और उसके जीवन में मतलब बहुत कुछ अच्छा होगा। बस वो यही सोच ही रहती है। थोड़ी देर में वो भी सोचती है कि अब मॉर्निंग का टाइम है, सो जाओ। तो यहाँ पे सुबह उठते से ही मॉर्निंग का टाइम रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है उसके दिमाग में अब रहता है कि भाई मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं, इतना टाइम नहीं है, वरना मार्क्स लाने के लिए मैं अभी से मेहनत करूँगी तो क्या है। तो फिर यहाँ से वो फटाफट निकलती है और निकल के जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से वो भागते हुए जाती है, तभी उसकी जो फ्रेंड रहती है वो उसके पास आती है और वो उसे बोलती है कि क्या सोचा है तूने। तो उसे बोलती है कि क्या सोचा है मतलब। तो उसे सोचती है कि यार मैंने तुझे बोला था कि कोचिंग क्लासेस ढूंढने के लिए, तो तूने क्या कोचिंग क्लासेस ढूंढी। तो उसे वो बोलती है कि यार यहाँ की ना एक बहुत बड़ी फेमस कोचिंग क्लासेस है इंजीनियरिंग के लिए, बहुत अच्छी है, अपन वहाँ चलते हैं। तो ये लोग वहाँ पर ना जाके एक कोचिंग क्लासेस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से वो एक या दो से तीन कोचिंग क्लासेस ढूंढते हैं। वो उसे बोलते हैं कि एक भी कोचिंग क्लासेस ढंग की नहीं है, जिस तरीके से ये लोग पढ़ा रहे हैं मुझे तो देख के ऐसा लगता है कि पहले इन लोगों को टीचिंग सीखनी चाहिए, उसके बाद आनी चाहिए। वंशिका का यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है और ये अभी करीब जो टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है, इसलिए ना अब उसको दिमाग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही रहती है। अब वो ये सोचती है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो वो यहाँ पर जाती है और जाते से ही यहाँ पर एक जगह मतलब वहाँ पर ना बैठ जाती है। तभी उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है और कहता है कि सुनना, यहाँ पर आजा वंशिका, इस एरिया में बहुत अच्छी कोचिंग क्लासेस है, तू वहाँ आ जा। ये लोग वहाँ पर जा रहे रहते हैं और तभी यहाँ पर ना ये लोग जिस रास्ते से जा रहे रहते हैं वहाँ पर ना गड्ढे रहते हैं और गड्ढों में पानी ज़्यादा भरा हुआ रहता है। और पानी भरे होने के चक्कर में तो इनकी गाड़ी से ना मतलब गाड़ी जब ये लोग चलाते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम ना वहाँ से गड्ढों में उछलती है तो कीचड़ उछलती है और कीचड़ जाके गिरती है एक लड़की की ड्रेस पे और वो वहाँ से चिल्लाते हैं हाय यू इडियट, गाड़ी जब चलानी नहीं आती है तो गाड़ी चलाते क्यों हो। और ऐसे करके वो जोर से चिल्लाती है। वंशिका यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकती है और टर्न होते हुए देखती है तो उसे ये देखती है कि ये तो वही लड़की है जो उसके कॉलेज में आके उसकी पूरी जिंदगी को उतर फुतर करके गई थी। तो वहाँ पर आती है, आते से ही उसे बोलती है तुम अगेन यहाँ पर मिली हो मुझे। तो ये आरोही के वर्ड्स रहते हैं जो हमारी वंशिका के लिए होते हैं। वंशिका बोलती है क्या हो गया, तुम ऐसे, तुम्हें शौक है क्या रोड पे ऐसे चिल्लाने के लिए। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं यहाँ पे रोड पे ऐसे चिल्लाऊंगी। आरोही बोलती है, आरोही उसे बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, अंधी हो क्या, बाप की एक नई कार मिली है या बाप की कार पे मिली है तो रोड भी तुम्हारे बाप ने खरीद के रख ली है क्या, जो तुम्हें ढंग से चलना नहीं आता है। तुमने इतनी जम के गाड़ी चलाई तो इतने गड्ढे में कुदाने की जरूरत क्या थी। आई मीन कार चलाते टाइम तुम्हें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि कार को थोड़ा सा साइड से चलाओगे तो गड्ढे में नहीं गिरेगी। और ये जो कीचड़ है तुमने मेरे ऊपर उछाली है, तो तुमने किसी की ड्रेस खराब कर दी है, तुम्हें इतनी भी अकल है। तो तभी वहां से उसकी फ्रेंड कहती है इतना ज़्यादा उचकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ड्रेस कोई करोड़ों की तो ड्रेस है नहीं है और ना तुम्हारी ड्रेस इतनी कॉस्टली है। वंशिका इसके मुंह पे पैसे मार और इसका मुंह बंद कर। तभी वंशिका कहती है आई एम सॉरी, देखो मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपके ऊपर ऐसे करूं, बट गड्ढे थे तो मैं क्या कर सकती हूँ, गाड़ी गड्ढे में तो कूदेगी ना, अब इस साइड तो चला नहीं पा रही थी मैं। तो से तभी वंशिका के पास आके आरोही कहती है तुम्हें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि गाड़ी चलाते टाइम बेसिक तरीके से गाड़ी को सीखा जाता है। जब गाड़ी गड्ढे में हो तो उसकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है और गड्ढे से धीरे से कुचकाई निकाली जाती है, गड्ढे में ऐसा कुदाते हुए नहीं निकाली जाती है।
तभी वो बोलती है, तभी वहाँ पर जो नेहा रहती है वो आकर बोलती है, तो तुम हमें सिखाओगी कि गाड़ियों को किस तरीके से कुदाते हैं? तुम बताओगी, जिसने आज तक इतनी महंगी गाड़ी देखी तक नहीं होगी, वो हमें कार के बारे में बता रही रहती है। वंशिका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरोही को घूरे जा रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था कि जो लड़की सबको सबको एक वर्ड में चुप करा दे, वो वहाँ पर चुप थी उसके सामने। शायद वो उस समय कुछ बोलना ही नहीं पा रही थी, या शायद उसका ध्यान कहीं और था। तभी वो उसे एकदम से कहती है, ओ लिसन, तुम बहुत ज़्यादा उछक रही हो, मैं बात इससे कर रही हूँ ना, तुमसे क्या? तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है, नेहा शांत हो जाओ। और उसी तरफ देख के बोलती है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। तो उसे बोलती, नेक्स्ट टाइम? खुदा ना करे नेक्स्ट टाइम हम कभी मिलें, और मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम कभी भी मिलना नहीं चाहती हूँ, ना जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए कि हम दोबारा मिलें। आरोही कहती है। तभी वंशिका कहती है, सो यू आर चैलेंजिंग मी कि हम कभी और नहीं मिलेंगे? तो उसे कहती है, बिल्कुल, मैं तुमसे मिलना तक नहीं चाहती हूँ, तुम अमीर लोगों की चोचलेबाजी में देखना तक नहीं चाहती हूँ, और कभी मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहूंगी। तभी आरोही के ये बोलने पर वंशिका एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, फिर तो हम जरूर मिलेंगे, और एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि जहाँ पर तुम्हें न चाहते हुए भी मेरे साथ रहना पड़ेगा और मेरे पास रहना पड़ेगा। और अगर तुम वंशिका को चैलेंज कर रही हो, तो वंशिका तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, और वो एक ऐसी सिचुएशन ले आएगी कि जहाँ पर तुम मेरे पास होगी, और तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी, और मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पियोगी। कि सिचुएशंस तक ले आऊंगी मैं। तभी आरोही कहते, इन योर ड्रीम्स, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। तभी वंशिका उसे करीब आके बोलती है, मुझे भी बिकी हुई चीज़ पसंद नहीं आती है, मुझे चीज़ों को अर्न करना पसंद है, और एक तुम्हें भी मैं अर्न कर लूँगी, चिंता ना करो। और ऐसे करके उसकी आंखों को विंकल करती है। आरोही उसका ये गेस्चर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि ये लड़की मुझे अभी विंकल करके गई है, मतलब आंख मार के गई है, और इसे मैं क्या बोली हूँ, इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर जो आरोही रहती है वो उसे बोलती है कि तुमने जो मेरी ड्रेस खराब करी है उसका क्या? तो यहाँ से जो हमारी वो आगे जाती है अपनी कार में, एक पानी रहता है, वो पानी लेके उसके पैरों के वहाँ पर पानी डाल देती है, और उसे कहती है, मैं पूरी तरीके से ड्रेस साफ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे पैर में कीचड़ लगी है उसे मैं साफ कर सकती हूँ। तभी नेहा यहाँ पे काफी शॉक्ड होके दिखती है, क्या हो गया है तुझे? तू पागल है क्या? तू वंशिका महाजन है, तू यहाँ पर लोगों के अपने पैर धुलवाती है, तू किसी के पैर का क्यों साफ कर रही है? आरोही को वो लड़की देखते हुए काफी गुस्सा आ रहा रहता है, और यहाँ पे वंशिका कहती है, नेहा, आउट ऑफ दिस, आई थिंक आप जा सकती हैं अब। और ऐसी जा रही रहती है। तभी यहाँ पर ना एक पत्थर रहता है, और पत्थर से टकरा जाती है हमारी आरोही, और गिरने ही वाली रहती है। तभी वहां से एकदम से उसको गिरने से बचाती है हमारी प्यारी सी आरोही। और आरोही को गिरते हुए बचाती है हमारी वंशिका, और उसकी कमर पे हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींचती है। और यहाँ पर आरोही एकदम फ्रीज हो जाती है स्टेज पे, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा रहता है उसके साथ अभी हुआ क्या है। एकदम किसी के इतने करीब आना, और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना। और यहाँ मैं बता दूं कि आरोही की हाइट छोटी है और वंशिका की हाइट उससे बड़ी है। आरोही यहाँ 5'7" है, तो यहाँ पे वंशिका की हाइट 6 है, तो वो उससे 3 इंच ऊपर रहती है। तो वो जब उसकी तरफ देख रही रहती है, थोड़ा सा नीचे झुक के, आरोही ऊपर की तरफ देख रही रहती है, और दोनों बस साइलेंट हो जाते हैं। तभी आरोही कहती है, छोड़ो मुझे। तो उसे कहती है कि अभी तो पकड़ा है, अभी तो पकड़ना शुरू भी नहीं किया है, तब छोड़ने की बात कर रही हो? चैलेंज याद रखना मेरा। और ऐसे बोलती है। आरोही को उस समय मजाक लगता है, और वो यहाँ से टर्न होती है, और वहाँ से एकदम से क्रॉस करते हुए, मतलब रोड की लेन को क्रॉस करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वंशिका यहाँ पे जब खड़ी रहती है, तभी उसके पास नेहा आकर बोलती है, तुझे हो क्या गया है?
फॉर द गॉड सेक मैन, यू आर कम्प्लीटली चेंज। वो महाजन कहाँ गई जो एकदम से अपना टेरर दिखाती थी, जिसे क्वीन ऑफ टेरर कहा जाता है, जिसको जिसको देखते से ही सबकी हालत खराब हो जाती है। आज वो इतने साइलेंटली बैठी रहती है। आज तुझे हो क्या गया इस लड़की के सामने? इस लड़की ने तेरी वहां पर भी बेइज्जती करी थी और यहाँ पर भी तेरे साथ ये किया है, तुझे समझ में भी आ रहा है? तभी उसे कहती है, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी नेहा, कुछ कुछ होता है। और वो स्माइल कर रही रहती है। तभी वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक पर्स गिर चुका है। पर्स मीन्स एक वॉलेट रहता है, जो छोटा सा वॉलेट रहता है। उस वॉलेट पे जैसे ही ओपन करती है तो वहाँ पर वंशिका के हाथ में जब वो वॉलेट पड़ता है तो नेहा बोलती फेंक दे इसे, तो उसे कहती वेट। और जब वो वहाँ पर ओपन करके देखती है वंशिका, तो उसमें आरोही के आइडेंटिटी प्रूफ्स रहते हैं, थोड़े बहुत पैसे रहते हैं, और वो ये सोच रही रहती है। तभी वो मतलब लेती है और उसे अपने पास रखती है और कार को वहाँ से टर्न करके उस लेन की तरफ जाने की कोशिश करती है जिस लेन में यहाँ पर हमारी आरोही गई रहती है। आरोही को ढूंढने की कोशिश करती है बट वहां नहीं मिलती। तभी उसे कहती है कि हमें कोचिंग क्लासेस ढूंढनी है। तो उसे कहती है ठीक है। तो यहाँ से वो कोचिंग क्लासेस ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब आरोही देखते तो अपने अपने छोटे वाले पर्स में हाथ डाल के हुए देखती है, तो वहाँ पर उसे पर्स नहीं मिल रहा रहता और अब उसको समझ में नहीं आ रहता है कि उसके पर्स कहाँ से चला गया। थैंक गॉड आरोही की एक आदत थी कि वो अपने पॉकेट्स में भी कुछ मनी रखती थी। तो जब वो निकिता के घर बाय ऑटो पहुंचती है तो उसे पैसे तो दे देती है, बट अब उसे याद आता है कि शायद से उसके हाथ से कुछ मिसप्लेस हो चुके हैं। और अब उसके दिमाग में यही रहता है कि शिट उसके हाथ से कहाँ पर मिसप्लेस हो गए। निकिता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैम मैम कम कम इनसाइड। निकिता वहाँ पे आती है और ये करीब टाइम जो रहता है शाम के 6 बज रहे रहते हैं। 6 बजे ये लोग आते हैं क्योंकि इनका कॉलेज 4 बजे ख़त्म हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे। तो ये थोड़ी देर वेट करते हैं और 6 बजे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होती है। 6 बजे से 8 बजे तक वो क्लासेस लेने के लिए यहाँ बैठती है। तभी उसे कहते हैं कि मैम आपकी ड्रेस कैसे ख़राब हुई? तो वो कहते हैं एक बस नकचड़ी सी स्पॉइल किड, स्पॉइल रिच किड मुझे मिल गई थी, उसने मेरे ऊपर ये कीचड़ फैला दी। कैन आई यूज़ योर वॉशरूम टू क्लीन इट? तो उसे कहते हैं कि हाँ, बट कई हद तक तो आप थोड़ा क्लीन हो चुके हो। तो कहती है कि हाँ उसी ने क्लीन किया। तो कहते एक तरफ वो स्पॉइल किड भी है आप बोल रहे हो और एक तरफ वो क्लीन भी कर रही है। ऐसे तो मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी कि जो स्पॉइल किड होने के बाद, आपको पता है आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मैम, और वो अगर चीज़ें होती है। तभी वहाँ पे आरोही बोलती है, वो लड़की ज़्यादा तो बिगड़ेल नहीं थी, बट उसके साथ मेरा 2 बार पंगा हो चुका है और बस मैं अब उसको नहीं देखना चाहती। पिछली बार जब मिली थी तो मैं प्रोफेसर की पोस्ट से उन सब सिली लोगों की वजह से निकल गई, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट इट। तभी वो कहती है कि दीदी समथिंग बेटर इज़ गोइंग टू बी हैपन इन योर लाइफ। जब बहुत सारे वर्स्ट चीज़ें हो ना, उसके बाद कुछ बेटर होने के भी चांसेस रहते हैं। डोंट वरी, आपकी लाइफ में कुछ तो इससे ज़्यादा बेटर होगा। हाँ मेरे बेसिक क्लियर नहीं है, तुझे कैसे समझाऊं मैं? तो उसे वो बोलती है कि अभी क्या करे, तुझे अगर मतलब ऐसा चाहिए कि कोई तेरा पर्सनल हो तो यार पर्सनल कहाँ मिलता है आज के डेट पे। तो उसे कहते हैं कि पर्सनल नहीं मिलता? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल नहीं मिलता है यार? कुछ तो होगा, इतने पैसे हैं, डैड ने बोला है कि पैसे कितने भी खर्च करो,
अब तो बिजनेस करना इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए पैसे तो मैं कितने भी खर्च कर दूँ, लेकिन मुझे चाहिए एक इंसान ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे फोकस करे, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ और कोई भी नहीं। तो उसे कहता है कि ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई मिलने वाला है। तो वो कहती है कि कभी कभार तो तेरे मुंह में अच्छी बातें भी नहीं निकलती है, हमेशा से सोचती है कि ऐसी होगा। छोड़िए सब बातें। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।